नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिमालय एजुकेशन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं अमित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज अपन फिर से कुछ 20 क्वेश्चंस हल करेंगे, साथ में उनका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। यह करंट अफेयर की जो क्लास है, यह चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम हो, चाहे वह सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो, चाहे वह एग्जाम रिलेट करती हो बैंकिंग सेक्टर से, एसएससी की कोई एग्जाम हो, यूपीएससी की कोई एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस की कोई भी एग्जाम हो, यह करंट अफेयर आपके लिए हर एक दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ में अपन इसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिससे अपना जीके का जो पोर्शन है वह भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन लेके आता हूं, आप तुरंत उसका जो ऑप्शन होता है वो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए लंदन, ऑप्शन नंबर बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी टोक्यो और ऑप्शन नंबर डी है आपके सामने पेरिस। तो चलिए बताइए, कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट कमेंट करिए कि इसका जो राइट आंसर है वह कौन सा होगा। ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है? कौन सा शहर? न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर है। चलिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अपन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन की अगर अपन बात करें तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स कौन जारी करता है इसको? ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स शीर्ष स्थान है न्यूयॉर्क सिटी का। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स एक वार्षिक रिपोर्ट है, हर एक वर्ष यह रिपोर्ट जारी की जाती है। फिर अगर देखें जो 5 महत्वपूर्ण श्रेणियों में 163 विभिन्न देशों के लगभग 1000 सबसे बड़े शहरों को रैंक करती है। अगर यहीं पर अपन बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो अपने देश की जो कैपिटल है दिल्ली, दिल्ली ने ओवरऑल 350वीं रैंक इसमें हासिल किया है। और अगर भारत देश की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में वह नंबर 1 पे है। चलिए आगे देखते हैं। सूचकांक की गणना अर्थशास्त्र, मानव पूंजी, जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरण और शासन जैसी श्रेणियों में अंकों के आधार पर की जाती है। सूचकांक में भारतीय शहरों की स्थिति देखें तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली को 350वें स्थान पर रखा गया है, जिससे यह सर्वोच्च रैंकिंग वाला भारतीय शहर बन गया है। सूचकांक में बेंगलुरु 411वें स्थान पे, मुंबई 427वें स्थान पे और चेन्नई 472वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपने सामने, इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री, ए व्यू फ्रॉम द मार्जिन्स पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक की लेखिका कौन है, इस बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट कमेंट करके बताएं कि इसकी लेखिका कौन है। मैं आपको बताऊं, इसकी लेखिका है बेला भाटिया। बेला भाटिया इसकी लेखिका है। क्वेश्चन नंबर 3 अपन देखें, कौन सा यूरोपीय देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अपन बात करें आईएसए, आईएसए का 99वां सदस्य बन गया है? किसकी बात? कौन सा यूरोपीय देश? तो इनमें से कौन सा वह यूरोपीय देश है जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां देश बन गया है? तो गाइस आप थोड़ा सा याद कीजिए, कोप 21। अब आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अपन बात करें 99 सदस्य की, जो 99वां अभी इसका सदस्य बना तो वह है इसका स्पेन। थोड़ी सी डिटेल अगर अपन देखें तो स्पेन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना। यूरोपीय देश स्पेन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य। इसके बाद में इसके लिए स्पेन ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन अनुसमर्थन साधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन 22 मई 2024 को नई दिल्ली में सौंपा था। आगे देखें, उल्लेखनीय है कि आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की परिकल्पना भारत और फ्रांस के द्वारा 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 21वें सम्मेलन कोप 21 के दौरान की गई थी। चलिए ये थी भाई इसकी थोड़ी सी डिटेल्स। आरएसएफ द्वारा 3 मई 2024 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में किस देश को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? फटाफट बताइए कौन से देश को शीर्ष स्थान पर रखा गया है प्रेस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में? अपन देखें शीर्ष स्थान पर नॉर्वे, नॉर्वे को इसमें शीर्ष स्थान पर रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे शीर्ष स्थान पर नॉर्वे को रखा गया है और सबसे निम्नतम अगर स्थान की बात करें तो वहां पर है इरिट्रिया। चलिए देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 शीर्षक 2024 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है इसका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। जारी करने की तिथि 3 मई 2024। शीर्ष स्थान नॉर्वे का, निम्नतम स्थान इरिट्रिया। वैश्विक मीडिया निगरानी संस्थान रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी इस वार्षिक रिपोर्ट विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में पत्रकारिता, रिपोर्टिंग और मीडिया कामकाज की स्वतंत्रता के आधार पर 180 देशों को रैंक प्रदान की गई है। चलिए अगला देखते हैं।
सूचकांक में भारत की क्या स्थिति है? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति की अगर अपन बात करें तो सूचकांक के वर्ष 2024 के संस्करण में भारत को 180 देशों में से 159वां स्थान मिला है। इसका मतलब भारत ने 2 अंकों का सुधार किया है, 2 स्थान सुधार इसमें भारत ने किया। वर्ष 2023 की अगर अपन बात करें तो भारत 161वें स्थान पे था, जहां से भारत आ चुका है 159वें स्थान पर। भारत को चीन, सऊदी अरब, बांग्लादेश आदि देशों के साथ गंभीर श्रेणी में रखा गया। वहीं पर अगर अपन बात करें भारत के पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है, तो आप यह भी देख सकते हैं। नेपाल की रैंक अगर अपन देखें तो 47वीं रैंक है। भूटान की देखें नेपाल की 74, भूटान की देखें तो 147, श्रीलंका की 150, पाकिस्तान की 152। अगर रैंक देखें बांग्लादेश की 165, म्यांमार की 171, चाइना की 172, अफगानिस्तान की 178। इसका मतलब भारत काफी अच्छी रैंक पे है इनके मुकाबले। 159, मतलब भारत से कौन कौन से देश आगे हैं? एक बांग्लादेश, म्यांमार, मतलब पीछे हैं बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए आगे देखें। प्रतिवर्ष 11 मई को मनाए जाने वाले विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की बात कर रहे हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब आता है? 11 मई को। 2024 के लिए थीम क्या है? थीम पूछा है, थीम। जो भी इंपॉर्टेंट डेज आते हैं उनकी जो थीम होती है वह थीम आपको याद करना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसकी थीम क्या है भाई? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ह्यूमन विद बर्ड्स, सेव इंसेक्ट, सेव बर्ड्स, प्रोटेक्ट इंसेक्ट, प्रोटेक्ट बर्ड्स, बर्ड्स फ्रीडम ओवर कंट्रीज। तो इसका राइट आंसर है भाई प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स और प्रोटेक्ट बर्ड्स। प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स और प्रोटेक्ट बर्ड्स। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अपन। पहला क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह संचालन के लिए भारत और किस देश के मध्य समझौता हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह। चलिए बताइए, श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान या फिर इराक? चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए भारत और किस देश के मध्य समझौता हुआ है? इसका राइट आंसर है भारत और ईरान के मध्य यह समझौता हुआ है। देखें तो चाबहार ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह या मकरान तट पर सिस्तान एवं बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी में स्थित है। चाबहार में 2 मुख्य बंदरगाह हैं, एक का नाम है शाहिद कलंतरी और दूसरे का नाम है शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह। आगे देखें, ईरान ने भारत को शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह के निर्माण का प्रस्ताव दिया था। यह बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से लगभग 120 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जहां चीन द्वारा वित्त पोषित ग्वादार बंदरगाह स्थित है। ईरान में चाबहार बंदरगाह पर सहयोग की सामान्य रूपरेखा के समापन के 8 वर्ष बाद भारत और ईरान ने इसके संचालन के लिए 10 वर्ष का अनुबंध किया है। यह पहली बार है कि भारत किसी विदेशी बंदरगाह का प्रबंधन अपने हाथ में लेगा। तो चाबहार बंदरगाह कहां पे है? यह है यहाँ पे ईरान के तट पे। यहाँ पे क्या है? चाबहार पोर्ट। और अगर यहाँ पे देखें ये रहा मुंबई। चलिए आगे देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक धन प्रेषण रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका और ऑप्शन नंबर डी है बांग्लादेश। फटाफट कमेंट करके बताएं। सबसे ज्यादा रेमिटेंस धन प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? इंडिया। ओके, इसका राइट आंसर हो गया इंडिया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन, भारत सर्वाधिक धन प्रेषण प्राप्त करता देश। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी द्वारा मई 2024 में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 में कहा गया है कि वर्ष 2022 में भारत को 111 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ, जो दुनिया में सबसे अधिक है। इसके साथ ही भारत धन प्रेषण प्राप्त करने के मामले में 100 बिलियन डॉलर के आंकड़े तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। बोलो जय हिंद। वर्ष 2000 से 2022 के दौरान विदेशों में रहने वाले प्रवासियों द्वारा अपने मूल देशों को भेजी गई धनराशि में 650% की वृद्धि दर्ज की गई। यह राशि वर्ष 2000 में 128 वर्ष 2000 में यह कितनी थी? 128 अरब डॉलर से बढ़कर वर्ष 2022 में यह 831 अरब डॉलर रह गई थी। यह राशि वर्ष 2000 में 128 अरब डॉलर से बढ़कर वर्ष 2022 में 831 अरब डॉलर हो गई। भारत विश्व में सबसे बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों लगभग 18 मिलियन का
मूल स्थान है। भारतीयों का अधिकतम प्रवास लगभग 3.47 मिलियन संयुक्त अरब अमीरात में था। इसके बाद भारतीयों का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास अमेरिका में 2.7 मिलियन और सऊदी अरब में 2.5 मिलियन है। ओके, तो यह था इसका एक्सप्लेनेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग CWUR द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला संस्थान कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी आप इसे कह सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार कर लें। ऑप्शन नंबर ए है IIM अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी है IIT मुंबई, ऑप्शन नंबर सी IIT मद्रास और ऑप्शन नंबर डी है भारतीय विज्ञान संस्थान। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर इसका होगा IIM अहमदाबाद। थोड़ी सी अगर अपन डिटेल देखें इसके बारे में तो सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग CWUR की स्थापना 2012 में नादिम महासेन द्वारा की गई थी। CWUR वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स अपने मूल्यांकन के लिए 7 वस्तुनिष्ठ संकेतकों का उपयोग करता है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता, पूर्व छात्रों का रोजगार और संकाय की गुणवत्ता भी शामिल होती है। किस प्रकार से बच्चों का इसमें प्लेसमेंट हुआ, ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स जो है वो देखे जाते हैं। अन्य रैंकिंग के विपरीत यह दुनिया भर में 19,000 से अधिक विश्वविद्यालयों का आकलन करता है और शीर्ष 2000 की सूची ही प्रकाशित करता है। CWUR का मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात में है। कहां पे है? UAE। हेडक्वार्टर है इसका UAE में। किस देश की चिकित्सा नीति चलिए देखते हैं। किस देश की चिकित्सा नीति के बदलाव से वहां भारतीय छात्रों को नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सीधा प्रवेश मिलेगा? कौन से देश की चिकित्सा नीति भाई? फिलीपींस की चिकित्सा नीति। 10वां क्वेश्चन देखें। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में पोर्टेबल अस्पताल की बात चल रही है, यहाँ पे पोर्टेबल अस्पताल को 1500 फुट की ऊंचाई से जमीन पर उतारा। अस्पताल का नाम क्या है? बताइए गाइज। ऑप्शन नंबर ए भीम, ऑप्शन नंबर बी है अर्जुन, ऑप्शन नंबर सी है भीष्म और ऑप्शन नंबर डी है युधिष्ठिर। इसका राइट आंसर होगा भाई भीष्म। अस्पताल का नाम था भीष्म। देखिए पोर्टेबल अस्पताल भीष्म के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डेटा एनालिटिक्स जैसे अत्याधुनिक उपकरणों से लैस आरोग्य मैत्री क्यूब भीष्म पोर्टेबल अस्पताल एक साथ 200 हताहतों का प्रबंधन करने के लिए डिजाइन किया गया है। 1.5 करोड़ की लागत वाले भीष्म पोर्टेबल अस्पताल 36 क्यूब्स में तैयार किया गया है। इसमें एक्सरे, खून की जांच, ऑपरेशन थिएटर, वेंटिलेटर की जो है सुविधा की गई है। आपत्तिजनक कोई भी ऐसे स्थान होते हैं, आपदा के ऐसे कोई भी स्थान होते हैं जहां पे हॉस्पिटल की सुविधा बहुत ही दूरी पे होती है या लोग वहां पर टाइम से नहीं जाते, तो वहां पर ये जो पोर्टेबल हॉस्पिटल्स हैं इनका प्रयोग किया जाएगा। आपदा के दौरान आम लोग भी इसमें दिए बॉक्स को खोलकर जरूरी दवाएं और उपचार ले सकते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है एक हाइट से यह नीचे उतारा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। जीरो बेस टू लैंडफिल की प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा पूछा है? जीरो बेस टू लैंडफिल की प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करने वाला, तो कौन सा इनमें से? पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली, दूसरा छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई, ऑप्शन नंबर 3 है इसमें तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर डी है इसके अंदर कैंपगोड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु। इसका राइट आंसर है भाई जीरो बेस टू लैंडफिल की प्रतिष्ठित मान्यता मिली है तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन थोड़ा सा डिटेल से अगर अपन बात करें। तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को यह प्रतिष्ठित सम्मान भारतीय उद्योग परिसंघ के सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र द्वारा प्रदान किया गया है। इस हवाई अड्डे ने अनुकरणीय अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों को लागू किया, जिसके परिणाम स्वरूप लैंडफिल से 99.50% कचरे का प्रभावशाली उपयोग हुआ है। तो तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे ने यह वाकई में बहुत ही अच्छा काम किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 33% आरक्षण की बातचीत कर रहे हैं, तो कौन सा राज्य है ऐसा जिसने सरकारी नौकरियों में, सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की है और 33% आरक्षण को अनिवार्य किया गया है? किनके लिए? विमेंस के लिए, महिलाओं के लिए।
ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी है केरल, सी है राजस्थान और डी है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप सभी आराम से कमेंट बॉक्स में फटाफट करेंगे। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान सीमा पर निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना हर्मिस 900 ड्रोन को तैनात करने जा रही है। इस ड्रोन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। हर्मिस 900, हर्मिस 900 का दूसरा नाम पूछा गया है अपन को, हर्मिस 900। बताओ पाकिस्तानी सीमा के ऊपर इस ड्रोन को तैनात किया गया है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा मैं और आपको बताऊं तो बठिंडा जो बेस है वहां पे इसको तैनात किया गया है। चलिए इसका दूसरा नाम मैं आपको बताता हूं। इसका दूसरा नाम है दृष्टि 10। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह जो है क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। दृष्टि 10 इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा एक्सप्लेनेशन की अगर अपन बातचीत करें तो यह वो ड्रोन है दृष्टि 10। चलिए देखते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात करेगा हर्मिस 900 ड्रोन। पाकिस्तान सीमा पर निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना हर्मिस 900 ड्रोन को तैनात करने जा रही है। इसे दृष्टि 10 ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। बठिंडा बेस के ऊपर यह तैनात किया जाएगा। वस्तुतः भारतीय सेना को 18 जून 2024 को पहला हर्मिस 900 स्टार लाइनर ड्रोन मिलेगा। यह कब मिलेगा भाई? 18 जून को। क्या मिलेगा? मिल चुका है, क्योंकि अपन मई का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और 18 जून को यह ड्रोन जो है अपने भारतीय सेना को मिल चुका है। इसके बाद में देखें जिसकी आपूर्ति अडानी डिफेंस सिस्टम्स द्वारा एक अनुबंध के तहत की जा रही है। हर्मिस 900 स्टार लाइनर 30 घंटे से अधिक की लंबी अवधि की उड़ान भरने में सक्षम है और 2000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इसकी उन्नत तकनीक आंशिक रूप से इजरायली फर्म एल्बिट से प्राप्त की गई है। इजरायली फर्म है एक एल्बिट। एल्बिट से इसकी जो टेक्नोलॉजी है वह ली गई है। इसके बाद में देखें भारतीय सेना पहले से ही हैरान मार्क 1 और मार्क 2 हैरॉन मार्क 1 और मार्क 2 ड्रोन का संचालन कर रही है, जबकि आपातकालीन खरीद के अंतिम चरण के तहत हर्मिस 900 ड्रोन का ऑर्डर दिया गया है। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मुझे याद दिलाना 12 का जो क्वेश्चन था अपना वो रह गया है, जिसमें बात की गई थी महिलाओं के आरक्षण की। महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण जो है वह सरकारी नौकरियों में अनिवार्य कर दिया गया है, उसकी चर्चा भी अपन करेंगे अंतिम वीडियो के अंत में। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित मोहम्मद बंधु राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रदेश के क्वेश्चंस आपके सामने कुछ आएंगे, एक दो क्वेश्चंस, आप उनको सभी को ध्यान से देखोगे। चलिए बताइए मोहम्मद बंधु जो है वो राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी बीकानेर और ऑप्शन नंबर डी है बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बीकानेर। बीकानेर से ये संबंधित है। थोड़ा सा और देखते हैं। राजस्थान के मोहम्मद बंधु जो पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं, राजस्थान के बीकानेर निवासी मांड लोक गायक बंधुओं की जोड़ी जो अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मोहम्मद बंधु। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मोहम्मद बंधुओं को पद्मश्री सम्मान राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित पद्मश्री सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 9 मई 2024 को प्रदान किया गया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों के तहत देश की 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की थी। बहुत ही अच्छा यह फैक्ट है, 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए। इस वर्ष के पद्म पुरस्कारों के लिए चुनी गई हस्तियों में राजस्थान के 4 लोग थे। यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 2024 की जो पद्म पुरस्कार की जो सूची थी उनमें राजस्थान के कितने व्यक्ति थे? तो राजस्थान के कितने व्यक्ति थे भाई? 4 व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। इनमें बहरूपिया कलाकार जानकीलाल, माया टंडन, ध्रुव पद गायक लक्ष्मण भट्ट तेलंग तथा अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद संयुक्त रूप से अली बंधुओं के नाम से दोनों जाने जाते हैं। तो इनको संयुक्त रूप से क्या दिया जाएगा भाई? पद्म श्री पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर कमला बेनीवाल का निधन हुआ है। डॉक्टर कमला बेनीवाल का निधन हुआ है। निम्न में से किस राज्य की राज्यपाल वो नहीं रही हैं? कमला बेनीवाल इनमें से 3 राज्यों की राज्यपाल रही हैं, लेकिन एक राज्य ऐसा भी है जिनकी वो राज्यपाल नहीं रही हैं। इनका जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन और देखेंगे। तो त्रिपुरा, गुजरात और मिजोरम की ये राज्यपाल रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की ये राज्यपाल नहीं रही हैं। चलिए हो गया, पश्चिम बंगाल की राज्यपाल नहीं रही है। थोड़ा सा और जानते हैं अपन। राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर कमला बेनीवाल का निधन। राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री व त्रिपुरा, गुजरात व मिजोरम की पूर्व राज्यपाल, प्रदेश कांग्रेस की वरिष्ठ नेता डॉक्टर कमला बेनीवाल का
97 वर्ष की आयु में 15 मई 2024 को निधन हो गया। डॉक्टर कमला बेनीवाल का जन्म 12 जनवरी 1927 को झुंझुनू जिले के गोरीर गांव के किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गठित राजस्थान नदी परिवहन की राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाल ही में गठित राजस्थान नदी परिवहन की राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर आप इसका आंसर करें। ऑप्शन नंबर ए है संजय कुमार, ऑप्शन बी है अभय कुमार, ऑप्शन सी है संजीव कुमार और ऑप्शन डी है इसका अनिल कुमार। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा अभय कुमार। चलिए देखिए, राजस्थान ने किया नदी परिवहन की राज्य स्तरीय समिति का गठन। राजस्थान ने किया नदी परिवहन राज्य समिति का गठन गुजरात में कच्छ के रण से राजस्थान के बाड़मेर जिले तक। कहां तक? कच्छ के रण से बाड़मेर जिले। एक बार आप ध्यान से देखोगे, कच्छ के रण से बाड़मेर जिले तक वाटरवे बनाने को लेकर राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देश के बाद नदी परिवहन की राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। किस लिए किया है भैया गठन? कच्छ के रण से राजस्थान के बाड़मेर जिले तक वाटरवे बनाना है इनको, ठीक है, इसलिए इसका गठन किया गया है। केंद्र सरकार ने के मिनिस्ट्री ऑफ पोर्टर शिपिंग एंड वाटरवे ने 22 अप्रैल 2024 को पत्र भेजकर कमेटी गठन के निर्देश दिए थे। अध्यक्ष नदी परिवहन की राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जो हैं अभय कुमार जी को इनका अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF के तत्वावधान में 27 अप्रैल से 5 मई तक थॉमस कप और उबेर कप टूर्नामेंट्स का आयोजन कहां किया गया था? तो एक चीज तो आप क्वेश्चन से यहां पर सीख सकते हैं, और वो चीज ये कि थॉमस कप और उबेर कप का आयोजन कब से कब तक किया गया? 27 अप्रैल से लेकर 5 मई तक इसका आयोजन किया गया था। और कहां पर किया गया ये अपन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मलेशिया, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी है चाइना और ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया। चलिए देखते हैं अपन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना के अंदर इसका आयोजन किया गया था। फिर देखें, फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी किस देश को दी गई है? जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा 2027 के अंदर, देखो क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बन गया कि 2027 के अंदर फीफा जो वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा तो इसकी मेजबानी की अगर अपन बातचीत करें तो इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन आपके सामने ब्राजील, भारत, अमेरिका और चाइना। तो इसका राइट आंसर होगा भाई ब्राजील जो है भाई इसकी मेजबानी करेगा। ब्राजील को मिली फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा की 74वीं कांग्रेस मीटिंग का आयोजन 17 मई 2024 को थाईलैंड में हुआ था। थाईलैंड में मीटिंग हुई। इसमें 2027 में होने वाले 10वें फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के मेजबान देश ब्राजील के नाम की घोषणा की गई। ब्राजील पहली बार महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही यह दक्षिण अमेरिका में आयोजित होने वाला पहला महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा। दक्षिण अमेरिकी देश है ब्राजील। उल्लेखनीय है कि ब्राजील ने इससे पहले 1950 और 2014 में पुरुष फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप के अब तक 1991 से लेकर 9 संस्करण खेले जा चुके हैं। पिछला फीफा महिला वर्ल्ड कप वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबानी में संपन्न हुआ था, जिसमें स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। आप सभी को पता है पिछला जो महिला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसकी विजेता टीम कौन सी थी? स्पेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 जो 12 से 15 मई तक आयोजित की गई थी का आयोजन कहां किया गया था? कौन सी है भाई? 27वीं है राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता। इसका आयोजन कहां किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी है भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर सी है पंचकुला और ऑप्शन नंबर डी है इसका जालंधर। इसका राइट आंसर जो है होगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन नंबर ए है ईरान, ऑप्शन नंबर बी इराक, ऑप्शन नंबर सी कतर और ऑप्शन नंबर डी कुवैत। आप सभी इसका आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके बाद में जो 12वां क्वेश्चन था उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। चलिए अब मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूं। इसका राइट आंसर होगा भाई ईरान। ईरान के ये राष्ट्रपति थे। कौन थे? मोहम्मद इब्राहिम रईसी।
चलिए देखते हैं, थोड़ा जानते हैं अपन इब्राहिम रईसी के बारे में। ये रहे इब्राहिम रईसी, और इनके बारे में, इनका परिचय जो उसके बारे में अपन दो चार बातें देख लेते हैं। इब्राहिम रईसी एक रूढ़िवादी और सिद्धांतवादी राजनीतिज्ञ और मुस्लिम न्यायविद थे, जो ईरान के राष्ट्रपति चुनाव 2021 के बाद ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए। उनका जन्म 14 दिसंबर 1960 को उत्तरी पूर्वी ईरान के मशहद शहर में हुआ था। रईसी ईरान के पहले राष्ट्रपति थे जिन पर अमेरिका ने बैन लगाया था। वर्ष 1988 में राजनीतिक कैदियों की डेथ कमेटी में रईसी शामिल थे। पश्चिमी देशों के अनुसार रईसी ने कमेटी के जरिए ढेर सारे नाबालिगों सहित 5000 से ज्यादा लोगों को फांसी पर चढ़वाया। इसलिए पश्चिमी दुनिया में रईसी को तेहरान का कसाई भी कहा जाता है। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के उप प्रमुख, 2014 में महाधिवक्ता और 2019 में ईरान के मुख्य न्यायाधीश बने। 2017 में मौलवी हसन रूहानी से राष्ट्रपति चुनाव हारे, लेकिन 2021 में 63% से भी अधिक मत प्राप्त किए और ईरान के राष्ट्रपति बने। ठीक है, ये जानकारी थी भाई इब्राहिम रईसी के बारे में। तो इनका जो निधन हुआ था, जब ये मरे, तब भारत ने भी भाई एक दिन का क्या रखा था, राष्ट्रीय शोक रखा था। ये आप इसमें ऐड कर लेना। तो ये अपना सेशन था। एक बार मैं आपको जो अपना 12वां क्वेश्चन था उसके बारे में आपको बता देता हूं। 12वां क्वेश्चन यह था आपका कि कौन से राज्य ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो है वह अनिवार्य किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर ए, और जहां पे दिया हुआ है कर्नाटक। देखिए ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। आप में से बहुत से बच्चों ने इसका आंसर राजस्थान किया होगा, तो इस चीज को आप अच्छे से चेक करेंगे। इसका राइट आंसर राजस्थान नहीं होगा, इसका जो सही उत्तर है वह होगा, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे 33% आरक्षण की, और बात हो रही है यहाँ पर सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को अनिवार्य करने की। तो ये अपना आज का सेशन था भाई। कैसा लगा आपको सेशन, वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर बताओगे। अगला सेशन जब भी हम लेके आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। हो सके कल नहीं तो परसों जो है हम अपन और 20-30 क्वेश्चन करेंगे करंट अफेयर के विद एक्सप्लेनेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और हमारे चैनल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। उस टेलीग्राम चैनल की लिंक पे क्लिक करें, आप पहुंच जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। मिलते हैं जल्दी अपने अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।